चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला पार्ट हमने बोला था हिंदी भाषा का विकास, ठीक है। तो हिंदी भाषा का विकास ये पहला पार्ट है आपका, और इस पार्ट में अब पहला हिस्सा है हिंदी भाषा का विकास, और दूसरा भी हमने बताया था आपको कि इसी पार्ट का दूसरा हिस्सा है हिंदी का संवैधानिक विकास। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा 3 नंबर का, और 3 नंबर के प्रश्न आपको यहाँ से 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ से जो 3 नंबर के प्रश्न आप लिखेंगे उसमें आपके 3 में 3 नंबर आने चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। तो शुरुआत करते हैं हिंदी भाषा के विकास की, ठीक है। अब इस पूरे पार्ट को पढ़ने के लिए आपको इंडिया के मैप की भी ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आपको अगर क्वेश्चन कभी ऐसा हो जाता है कि दाएं बाएं भी हो इस सेक्शन से, तो आप मैप को आधार बना करके भी आप आंसर को लिख पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंडिया का मैप की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम बीच बीच में आपको मैप पर भी चीज़ें दिखाएंगे, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हिंदी भाषा के विकास की, और ये जो विकास है वो ऐतिहासिक विकास पर बात हो रही है हमारी। तो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक की सारी बातें इस पे हम करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हिंदी भाषा के विकास में। पहला नंबर देखिए, पहले नंबर पर लिखा है भाषाई परिवार। भाषाई परिवार का मतलब है कि पूरे भारत में कितने भाषा के बोलने वाले लोग हैं, उनका एक रीजन होगा। रीजन मतलब क्षेत्र। उस क्षेत्र को आधार बनाकर, क्षेत्र विशेष को आधार बना करके एक भाषाई परिवार बनाया गया कि एक परिवार का लोग इस भाषाई परिवार के लोग हैं। फिर दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो दूसरे भाषाई परिवार के लोग मिलेंगे, फिर तीसरे क्षेत्र में जाएंगे तो तीसरे भाषाई परिवार के लोग मिलेंगे, और चौथे क्षेत्र में चौथे भाषाई परिवार। तो अब ये भाषाई परिवार की शुरुआत करते हैं। तो पहले नंबर पर जो भाषाई परिवार है, यहाँ देखिए पहला है भारोपी परिवार। इस भारोपी परिवार को आर्य भाषाई परिवार भी कहते हैं। इस आर्य भाषाई परिवार, जिसको भारोपी परिवार कहते हैं, ये मुख्यतः उत्तर भारत में पाया जाने वाला भाषाई परिवार है। मुख्यतः उत्तर भारत में जब आर्य पशुचारक के रूप में भारत पहुंचते हैं, तो आर्य लोगों के द्वारा जिस भाषा का उपयोग किया गया, ठीक है, तो आर्य जब भारत आए तो पहला ऋग्वैदिक काल था। उस ऋग्वैदिक काल में सबसे पहली भाषा का उपयोग हुआ वो संस्कृत भाषा थी, ठीक है। तो ये जो भारोपी परिवार के लोग होंगे उनकी मुख्य भाषा संस्कृत होगी, और ये उत्तर भारत में गंगा के मैदान में, विशेषकर गंगा के मैदान और उसके आसपास के क्षेत्रों में ये भारोपी परिवार के लोग रहेंगे। अब भारत में सबसे अधिक अगर भाषा बोलने वाले लोग मिलेंगे इसी परिवार के, यानी सबसे अधिक भाषा बोलने वाले लोग भारोपी परिवार के या आर्य भाषाई परिवार के लोग हैं। सबसे अधिक इसी परिवार के लोग हैं। इस सबसे अधिक कहने का मतलब ये है कि गंगा के मैदानी क्षेत्र में सघन जनसंख्या बसी हुई है, तो स्वाभाविक है कि सघन जनसंख्या के कारण सबसे अधिक बोलने वाले लोग इसी भाषाई भारोपी परिवार के लोग होंगे, इसी परिवार के लोग होंगे। ये हमारी बात पहली हो गई, ठीक है ना। तो पहला भारोपी परिवार है। दूसरा नंबर पर द्रविड़ भाषाई परिवार। द्रविड़ भाषाई परिवार बिल्कुल दक्षिण भारत में जाएंगे, तो दक्षिण भारत में आपको मिल जाएगा द्रविड़ भाषाई परिवार होगा। दक्षिण भारत के जितने राज्य होंगे, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, है ना, और महाराष्ट्र, ये द्रविड़ भाषाई परिवार में महाराष्ट्र थोड़ा सा संक्रमण के बीच में क्षेत्र पड़ता है, तो नीचे के जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वहाँ पर द्रविड़ भाषाई परिवार के लोग मिलेंगे। तो द्रविड़ भाषाई परिवार में मुख्यतः तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये भाषाएं इसमें शामिल होगी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये यहाँ पर शामिल होगी, ठीक है। तो अब दूसरा भाषाई परिवार है द्रविड़ भाषाई परिवार। भारत में मुख्यतः 2 भाषाई परिवार ही है, ऐसा कह सकते हैं। मुख्यतः का मतलब है
मुख्य यानी बड़ा बड़ा भाग इन दोनों का ही है, एक उत्तर भारत का, दूसरा दक्षिण भारत का। अब आते हैं तीसरा भाषाई परिवार। तीसरा भाषाई परिवार है आस्ट्रिक भाषाई परिवार। आस्ट्रिक भाषाई परिवार यानी आस्ट्रिक यानी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जनजातियों द्वारा, जो भारत में की मूल प्रजाति है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जो जनजाति यहाँ पर प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जो निग्रोइड की सब रेसेस जो यहाँ के मूल निवासी हैं, मूल निवासी रहे हैं, इनकी जो भाषा होगी उनको प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड भाषाई परिवार, जिसको आस्ट्रिक भाषाई परिवार कहा गया। अब ये जनजाति क्षेत्र में होंगे, इसका मतलब ये मूल लोग हैं यहाँ के रहने वाले, जनजाति क्षेत्र में होंगे, जनजातीय क्षेत्र में। ठीक है, तो जनजाति क्षेत्र जो है यहाँ का दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होगा, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र जो है वहाँ पर ये ट्राइब्स निवास करती है। उन ट्राइब्स की जो भाषा का परिवार है वो आस्ट्रिक भाषाई परिवार होगा। और ये आस्ट्रिक भाषाई परिवार मुख्यतः की बात कर रहे हैं हम, मुख्यतः पूर्वी पठार में पाया जाएगा। पूर्वी पठार, इस पूर्वी पठार के अंतर्गत आपको मिल जाएगा झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का जो हिस्सा है वो इस आस्ट्रिक भाषाई परिवार के रूप में देखने मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि भारत में पाया जाने वाला सबसे पुराना भाषाई परिवार कौन सा है। सबसे प्राचीन भाषाई परिवार की बात करें तो मूल निवासी तो यहाँ के आस्ट्रिक लोग यानी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड थे। तो सबसे पुराने की अगर बात होगी तो आस्ट्रिक भाषाई परिवार सबसे पुराना होगा। वो ट्राइब्स यहाँ पहले से निवास कर रही थी। आर्य तो भारत में बाद में आए। तो सबसे पुराने की बात होगी तो आस्ट्रिक भाषाई परिवार सबसे पुराना होगा। जो जनजाति लोग हैं जो मुख्यतः पूर्वी पठार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग जो है यहाँ पर ये पाए जाएंगे। ठीक है, चलते हैं। अब आता है अगला कि चीनी तिब्बती परिवार। ये चीनी तिब्बती परिवार जो है ये मुख्यतः मंगोलाइट प्रजाति के लोग जो भारत में रहते हैं वो उत्तर पूर्वी भारत जो है, उत्तर पूर्वी भारत का हिस्सा, उसमें ये वाला परिवार पाया जाएगा। ठीक है, तो भारत में पाया जाने वाला जो परिवार है उसमें आपने 4 परिवार के लोग देख लिए। ठीक है, अब ये चारों परिवार में उत्तर पूर्वी में चीनी तिब्बती परिवार है। ये 4 परिवार मुख्यतः भारत में पाया जाता है। अब आते हैं अगली बात पर। अगली बात देखें, ये तो हो गया पहले नंबर पर हमने भाषाई परिवार को देख लिया। ठीक है, भाषाई परिवार 4 यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन देख लिया। अब आरोपी परिवार या आर्य भाषाई परिवार मैप पर भी हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, उत्तर भारत में द्रविड़ भाषाई परिवार, दक्षिण भारत में आस्ट्रिक भाषाई परिवार, पूर्वी पठार का जो हिस्सा है जहाँ ट्राइब्स निवास करती है ये सबसे पुराना भाषाई परिवार है। लेकिन सबसे ज़्यादा भाषा बोलने वाला परिवार कौन सा है, या भारोपी या आर्य भाषाई परिवार है। अब आते हैं प्राचीन भाषाओं पर। अब प्राचीन भाषा, पहले प्राचीन सभ्यताओं को देखें तो प्राचीन सभ्यताएं विश्व स्तर पर अगर हम बात करें तो पश्चिमी यूरोप में या यूरोप महाद्वीप में 2 प्राचीन सभ्यताएं हुआ करती थी। पहला यूनानी, दूसरा रोमन। और यूनानी और रोमन सभ्यता में सबसे प्राचीन भाषा जो थी वो लैटिन थी। ठीक है, तो पश्चिमी यूरोप में जो पुरानी सभ्यताएं रही है उसमें यूरोप में सबसे प्राचीन भाषा जो है वो लैटिन भाषा रही। और लैटिन भाषा से ही टस्कन इटली में, जर्मनी में जर्मन भाषा, ठीक है, और अंग्रेजी और फ्रांसीसी फ्रांस में। यानी सारी जो क्षेत्रीय भाषाएं थी वो लैटिन भाषा से ही निकल करके बाहर आई। ठीक है ना, लैटिन भाषा से निकल कर आई है जर्मन, टस्कन, अंग्रेजी, फ्रेंच। तो वहाँ की जो मूल भाषा है वो कौन सी रही है, लैटिन भाषा रही है। ठीक है ना, लैटिन भाषा जो है वो सबसे पुरानी भाषा रही। उससे
टस्कन, जर्मन, अंग्रेजी और फ्रेंच निकली। वैसे ही अगर हम अब भारत में आए तो भारत में सबसे पुरानी भाषा जो ऋग्वैदिक काल में रही है, ऋग्वैदिक काल में, वो है संस्कृत। और संस्कृत भाषा से ही सारी भाषाओं की उत्पत्ति हुई। जैसे यूरोप में लैटिन भाषा से सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, वैसे ही भारत में संस्कृत भाषा से सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब संस्कृत भाषा जो है सबसे पहले आर्य जब भारत आए ऋग्वैदिक काल में पशुचारक के रूप में, ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले संस्कृत भाषा का उपयोग शुरू किया। ऋग्वैदिक काल था पहला काल, तो ऋग्वैदिक काल में पहली भाषा जो भारत में उपयोग की गई वो संस्कृत थी। ठीक है, संस्कृत भाषा का उपयोग पहले हुआ और फिर संस्कृत भाषा के बाद आते हैं तो भारत में सबसे पहली जो भाषा उपयोग की गई वो ऋग्वैदिक काल में संस्कृत भाषा थी और इसी संस्कृत भाषा से सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। संस्कृत भाषा चूंकि ऋग्वैदिक काल में बहुत कठिन भाषा थी, सूक्ति के रूप में थी, मंत्रोच्चारण होता था इसमें, ठीक है ना, मंत्रोच्चारण में इसका उपयोग होता था, इसीलिए ये भाषा कठिन भाषा मानी जाती थी। उच्च वर्ग यानी ब्राह्मण वर्ग की भाषा के रूप में ये जानी जाती थी, यानी ब्राह्मण वर्ग उस समय का उच्च वर्ग था। ठीक है, आगे जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो उत्तर वैदिक काल में आम जन की भाषा संस्कृत में से ही एक भाषा जो निकली है बाहर वो प्राकृत है, वो आम जन की भाषा थी। ये उच्च वर्ग के लोगों की भाषा संस्कृत जो कठिन भाषा थी, इसीलिए आम व्यक्ति उन भाषाओं का ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाता था, इसलिए उत्तर वैदिक काल में संस्कृत से नई भाषा का उत्पन्न हुई, वो है प्राकृत। फिर उत्तर वैदिक काल के बाद हम आगे बढ़े महाजनपद काल में, तो महाजनपद काल में चूंकि महाजनपद काल धार्मिक विविधता का काल था और उस समय पर जो धार्मिक विविधता आई तो ब्राह्मण धर्म में उत्तर वैदिक काल के बाद जो ब्राह्मण धर्म के लोगों ने संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया, वहीं जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को, वहीं बौद्ध धर्म ने पाली भाषा को बढ़ावा दिया। इसीलिए इन धार्मिक विविधताओं ने धार्मिक विविधताओं ने यहाँ पर भाषाई विविधता को जन्म दे दिया और अब संस्कृत भी शुद्ध संस्कृत जो ऋग्वैदिक काल में हुआ करती थी या उत्तर वैदिक काल में हुआ करती थी, उस शुद्ध संस्कृत के साथ साथ लौकिक संस्कृत मतलब संस्कृत का थोड़ा सा विकृत रूप निकल कर बाहर आया। मतलब अब भाषा में जो शुद्धता है थोड़ा थोड़ा नए शब्दों का प्रयोग उसमें होने लगा, थोड़ा उसमें विकृति आने लगी। तो शुद्ध संस्कृत के साथ साथ लौकिक संस्कृत का भी विकास महाजनपद काल में हो गया और इस समय भाषाई विविधता शुरू हुई। तो पहली भाषा संस्कृत अब दो भाग में बढ़ गई, एक शुद्ध संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में थोड़ी सरलता आ गई, थोड़ी सरलता आ जाएगी। ठीक है, फिर महाजनपद काल में ही एक भाषा जो अब विकसित रूप में आ गई प्राकृत भाषा, क्योंकि जैन धर्म ने आम जन की भाषा में अपने उपदेशों को आगे बढ़ाया, अपने विचारों को आगे बढ़ाया, इसीलिए प्राकृत भाषा जो है वो लोकप्रिय हो जाती है महाजनपद काल में। उसके बाद प्राकृत के बाद पाली भाषा को बौद्ध धर्म के लोगों ने आगे बढ़ाया, इसलिए वो भी लोकप्रिय भाषा हो गई। तो अब संस्कृत भाषा से इतर लौकिक संस्कृत आया, प्राकृत आ गया, पाली आ गया। मौर्योत्तर काल में जब गए तो मौर्योत्तर काल में पतंजलि का जो महाभाष्य है वो लौकिक संस्कृत में लिखा गया, जबकि पाणिनि की अष्टाध्यायी जो महाजनपद काल का ग्रंथ है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी महाजनपद काल में लिखा था, वो संस्कृत भाषा में था। लेकिन मौर्योत्तर काल में उस पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी लौकिक संस्कृत का प्रयोग होने लग गया था, लौकिक संस्कृत का। ठीक है, वैसे ही पतंजलि का जो महाभाष्य जो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका टिप्पणी है, उस पतंजलि के महाभाष्य में भी लौकिक संस्कृत का उपयोग शुरू हुआ। ठीक है, अब आते हैं मौर्योत्तर काल तक हमने देख लिया कि संस्कृत, शुद्ध संस्कृत, लौकिक संस्कृत, प्राकृत और पाली भाषाएं का जन्म हो चुका।
अब आते हैं, इन तीनों को जब मिला दें तो अपभ्रंश का विकास होगा। संस्कृत, प्राकृत और पाली। स्वाभाविक है, जब भी किसी समाज में भाषाई विविधता होगी और उस भाषाई विविधता के लोग आपस में इंटरेक्शन करेंगे, तो इंटरेक्शन करने से इस एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा में जाएंगे और दूसरी भाषा के शब्द पहली भाषा में आते हैं। इस कारण से थोड़ी जो भाषा में विकृति आती है, उस विकृति को का जो मूल स्वरूप है उसको अपभ्रंश नाम दिया गया और अपभ्रंश का विकास जो है इन तीनों के योग से हुआ। ठीक है, संस्कृत, प्राकृत और पाली ये तीनों के मिलने से, चूंकि भाषाई विविधता महाजनपद काल में आ चुकी थी, इन समाज के लोगों के द्वारा इन भाषाओं का उपयोग हो रहा था। जब वो आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो कुछ शब्द एक भाषा से दूसरे भाषा में जाएंगे और विकृति आएगी, यानी जब भाषा का विकृत रूप आया उसको नाम दिया गया अपभ्रंश। ठीक है, नाम क्या दिया गया? अपभ्रंश नाम दिया गया। और ये जो अपभ्रंश है वो संस्कृत, प्राकृत और पाली तीनों का मिला जुला रूप है। अब इसी अपभ्रंश के से आगे चलकर हिंदी का विकास होगा। ठीक है ना, इसका मतलब हिंदी में संस्कृत, प्राकृत, पाली और अपभ्रंश के शब्द मिलेंगे और हिंदी का विकास आगे मिलेगा। पहले था संस्कृत, उससे निकला प्राकृत, फिर वहीं से आ गया पाली, फिर सबके मिलने से अपभ्रंश। और अब हम देखेंगे अपभ्रंश के प्रकार। ठीक है, और ये जो अपभ्रंश के प्रकार है वो क्षेत्र के आधार पर देखेंगे। अपभ्रंश आपने देख लिया, ये सबको मिला देंगे तो क्या कहलाता है? अपभ्रंश कहलाता है। संस्कृत, प्राकृत और पाली को मिलाएंगे। ठीक है, अब हमको अपभ्रंश के प्रकार क्षेत्र के आधार पर देखना है। तो अपभ्रंश का पहला प्रकार है नागर। यहां से आपको प्रश्न पूछा जाना शुरू होता है। ठीक है, कि नागर अपभ्रंश जो है, नागर अपभ्रंश, ठीक है, नागर अपभ्रंश ये अपभ्रंश का प्रकार है जो मुख्यतः गुजरात क्षेत्र में बोले जाने वाला अपभ्रंश भाषा है। ठीक है ना। उसके बाद आता है दूसरा प्राचण। प्राचण या पैसाची बोलते हैं। ये सिंध प्रांत में, चूंकि सिंध प्रांत पहले भारत में ही था, पाकिस्तान में चला गया। ठीक है ना, तो गुजरात से लगा हुआ जो पाकिस्तान का समुद्री तटीय क्षेत्र जहाँ पर उसका सिंध प्रांत है, वहाँ के लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है वो अपभ्रंश बोली जाती है, वो प्राचण या पैसाची कहलाती है। थोड़ा आगे बढ़े, तीसरा नंबर नागर का तीसरा जो अगला रूप है उसको उपनागर बोलते हैं। उपनागर ये गुजरात और सिंध प्रांत दोनों का जो बीच का हिस्सा होगा, गुजरात और सिंध प्रांत के बीच का हिस्सा, वहाँ पर उपनागर बोली जाएगी। ये तीन को पहले देख लें, नागर, प्राचण या पैसाची और उपनागर। अब चौथा नंबर पर आते हैं सौरसेनी अपभ्रंश। सबसे ज़्यादा जो सौरसेनी अपभ्रंश है, इसी से बहुत सारी बोलियों और भाषाओं का विकास हुआ, सौरसेनी अपभ्रंश का। इसके दो तीन कारण भी रहे। पहला सौरसेनी अपभ्रंश जो है वो राजस्थान के क्षेत्र में बोली जा रही थी, राजपूताना का क्षेत्र था, और राजपूताना का जो क्षेत्र था वहाँ पर हिंदू धर्म के लोग और राजपूत लोगों ने लंबे समय तक शासन किया। विशेषकर पूर्व मध्यकाल में इन्होंने यहाँ पर शासन किया है, और 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच ये सौरसेनी अपभ्रंश का विकास हुआ। इसको विकसित करने में, इसको और आगे बढ़ाने में पृथ्वीराज रासो, जो चंदबरदाई द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे पृथ्वीराज रासो से एक कदम और आगे बढ़ेंगे तो अब जो अपभ्रंश का अगला प्रकार आ जाएगा वो है खड़ी बोली। सौरसेनी अपभ्रंश से ही खड़ी बोली का विकास हुआ, और इस खड़ी बोली से आगे जाएंगे तो हिंदी का विकास हो जाएगा। खड़ी बोली का जो मुख्य ग्रंथ है वो है आलाखंड, जो लिखा गया जगनिक द्वारा। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो, चंदबरदाई द्वारा लिखा गया, आलाखंड जगनिक द्वारा लिखा गया। ये 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में ये ग्रंथ लिखे गए सौरसेनी अपभ्रंश और खड़ी बोली में। सौरसेनी अपभ्रंश से हम आगे बढ़ते हैं तो खड़ी बोली का विकास होगा, और अब खड़ी बोली का विकसित रूप ही वर्तमान हिंदी है। ठीक है ना। तो अगर हम शुरुआत से देखें
तो एक प्रकार से ये बात दिखाई पड़ती है कि सबसे पहले भाषा थी संस्कृत, संस्कृत के बाद आ गए प्राकृत, प्राकृत के बाद पाली, पाली के बाद इन तीनों को मिलाया हमने तो कहलाया अपभ्रंश। और अपभ्रंश में जो सौरसेनी अपभ्रंश था, जो राजस्थान और राजपूताना के क्षेत्र में बोली जा रही थी या उत्तर भारत के क्षेत्र में बोली जा रही थी, वो सौरसेनी अपभ्रंश से आगे चल कर के खड़ी बोली का विकास हुआ। खड़ी बोली को विकसित करने वाला पहला ग्रंथ जगनिक द्वारा लिखा गया आलाखंड था। और सौरसेनी अपभ्रंश जो है वो चंदवरदाई ने पृथ्वीराज रासो इसी में लिखा था। इसके बाद खड़ी बोली से ही वर्तमान हिंदी का विकास हुआ। ऐसे हिंदी की विकास की गाथा है। ठीक है, अब आते हैं कि ये जो हमने अभी अपभ्रंश के प्रकार देखे थे, इन अपभ्रंश के प्रकार में पहला नंबर नागर था गुजरात में, प्राचण था सिंध प्रांत में, उपनागर इन दोनों के बीच में था। और सौरसेनी अपभ्रंश जो सबसे मुख्य है, ये इस पर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान राजपूताना से लेकर हिमाचल प्रदेश तक का पूरा जो एरिया है वहाँ तक के सौरसेनी अपभ्रंश का ही क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश जब आगे विकसित होगी तो खड़ी बोली कहलाएगी। यानी खड़ी बोली का विकसित रूप क्या है, फिर खड़ी बोली का आगे विकसित रूप हिंदी होगा, हमने देख लिया। यहाँ पर हिंदी की उत्पत्ति पर कुछ बातें लिखी है कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। ये बताया गया कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण हिंदू है, जिसका प्रयोग 8वीं शताब्दी में हुआ। आगे हिंदू से हिंदी भाषा का नामकरण हुआ, ऐसा माना जाता है। इस्लाम धर्म की भाषा पर भी बात कर लें, अरबी, फारसी, उर्दू और फारसी जो है उस समय राज की भाषा का रूप लेती है। मध्यकाल में जब इस्लाम धर्म के लोग भारत में शासन करते हैं तो फारसी जो है राज की भाषा होती है। एक और बात, जो अभी हमारे पास सौरसेनी अपभ्रंश है, इस सौरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली का विकास हुआ। इस खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश में जिससे जो खड़ी बोली का विकास हुआ, खड़ी बोली से हिंदी आया। इस खड़ी बोली में बहुत सारे शब्द फारसी के भी मिलेंगे, क्योंकि खड़ी बोली का जब विकास हुआ आलाखंड यानी 10वीं से 11वीं शताब्दी में हिंदी का विकास हुआ खड़ी बोली से। खड़ी बोली का विकसित रूप वर्तमान हिंदी है। खड़ी बोली 10वीं से 11वीं शताब्दी में आई। उसके जस्ट बाद इस्लाम धर्म के लोग भारत में शासन करने लगे और उन्होंने राज की भाषा फारसी भाषा बनाया। इसीलिए हिंदी में खड़ी बोली और फारसी के शब्द देखने मिलेंगे और हिंदी में बहुत सारे शब्द फारसी के देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि उस समय राज की भाषा क्या थी, फारसी थी। ठीक है, अब खड़ी बोली को विकसित करने में या खड़ी बोली का विकास हम देखते हैं पृथ्वीराज रासो का चंदवरदाई या आलाखंड जगनिक का है। ये जब हम हिंदी का विकास क्रम की गाथा शुरू करेंगे तो ये आदिकाल या पहला काल यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, आगे देखेंगे इसको, जिसको हम वीर गाथा काल के नाम से जानेंगे। थोड़ी एक बात पहले ये कर लें कि जो अपभ्रंश रूप है, इन अपभ्रंश पर पहले बात हो जाए कि अपभ्रंश कहाँ कहाँ पर देखने मिली है। ठीक है,